एक लड़का परदेश में रह करके पढ़ाई करता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब उसकी जॉब लग जाती है। वो एक सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है। सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के बाद वो सोचता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, उसके बाद कहीं ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। जब वो घर लौट करके ट्रेन से आता है और स्टेशन पर आकर के उतरता है, अपना सारा सामान होता है उसके पास में, और उस स्टेशन पर जब आकर के देखता है कि एक महिला कुली है, वो सामान इधर से उधर यात्रियों का पहुंचा रही है, तभी वो उस महिला कुली के लिए लड़का आवाज लगाता है कि कुली, हमारा ये सामान स्टेशन के बाहर तक पहुंचा दो जहां ऑटो स्टैंड है। तब वो महिला उस लड़के की आवाज सुनकर के उसकी तरफ जब देखती है तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है। और जब लड़का उस महिला कुली के सूरत को देखता है, चेहरे को देखता है, तो वो भी एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, देखता ही रह जाता है कि आखिर ये महिला यहाँ क्या कर रही है। और वो एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ये तो भूल जाते हैं कि हमें सामान ले जाना है या फिर इससे हमें पैसे की बात करनी है। वो कुछ नहीं करते, एक दूसरे को देख करके अपनी अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। आखिर उन दोनों का क्या रिलेशन था? जो स्टेशन पर एक सीबीआई इंस्पेक्टर लड़का बनकर के आया था, वो एक कुली को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और कुली भी उसे देख करके रोने लगी थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक लड़का जिसका नाम संजय था। संजय अपनी मिडिल परिवार से बिलोंग करता था और संजय का परिवार इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था, अपना मिडिल था, नॉर्मल तरीके से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। और संजय जो था कॉलेज में पढ़ रहा था। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीत रहा था। जब संजय अपनी ग्रेजुएट करता है, और ग्रेजुएट तो उसी के शहर में कॉलेज था, उससे वो ग्रेजुएट कर लेता है। फिर वो सोचता है कि चलो अब मैंने बीएससी कर ली है तो अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई आगे की करने के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था। इसलिए वो दूसरे प्रदेश में चला गया था पढ़ाई करने के लिए। अब वो वहां जाकर के पढ़ाई करता है, लेकिन तब उसके पिता की तबीयत खराब होने लगती है। तब उसके माता पिता उसे घर बुला लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम अपना विवाह कर लो, और विवाह कर लोगे तो बहू घर पर रहेगी, हमारी देखभाल करती रहेगी, और फिर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करते रहना। ये सोच करके वो अपने माँ बाप से मना नहीं कर पाता, उनकी स्थिति को देख करके मना नहीं कर पाता, और वो माँ बाप की बात मान करके शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है तो एक दीपिका नाम की लड़की बहू बन करके उसके घर आ जाती है, दुल्हन बन करके, और बड़ी अच्छी तरह से उनकी जीविका चलने लगती है। वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके जब आता है और शादी करता है, फिर 1 महीने तक घर रुकता है और फिर वहीं दोबारा जाने लगता है हॉस्टल में, जहां वो दूसरे प्रदेश में रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हें काफी समय हो चुका है और तुमने अभी तक अपनी पढ़ाई ज्वाइन नहीं की है। लेकिन उसकी पत्नी जो दीपिका थी, उसके मन में ये नहीं आ रहा था कि हमारा पति हमें छोड़ करके जाए। वो इस बात से बहुत ज्यादा रुष्ट थी। तब संजय समझाता है, देखो दीपिका, परेशान मत हो, मैं कुछ दिन की बात है, पढ़ाई जब मेरी पूरी हो जाएगी तब मैं घर आ जाऊंगा और फिर मेरी कोई जॉब लग जाएगी, तो हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ परेशानियां हैं, अभी माँ बाप का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माँ बाप के पास छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर माँ बाप की तबीयत सही होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दीपिका फिर भी समझने को तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ करके अपने हॉस्टल के लिए चला जाता है और वहां जाकर के मन लगा करके पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दीपिका बार बार उसे फोन करती है संजय के लिए कि संजय, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम घर आ जाओ और मैं नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी। संजय कहता है कि आखिर दीपिका तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने विवाह इसलिए किया था कि तुम माँ बाप की सेवा करो, उनकी तबीयत सही नहीं रहती, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और वृद्ध माता पिता हैं, और तुम भी चली जाओगी, फिर माँ बाप की देखरेख कौन करेगा? और तुम जाने की बात कर रही हो और मैं यहाँ पढ़ाई में फंसा हुआ हूँ। अगर मैंने पढ़ाई में ढील डाल दी
तो मैं जो सपना लिए बैठा हूँ, जो बरसों से सपना देख रहा हूँ कुछ बनने का, कुछ कामयाबी का, वो मेरा अधूरा हो जाएगा और मैं कुछ कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कामयाबी प्राप्त कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम अगर नहीं आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन संजय उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दीपिका अपने मायके के लिए चली जाती है और फिर उससे कहती है संजय से, संजय या तो तुम मुझे बुलाने के लिए आ जाओ, मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, ये बात मान लो, और नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। संजय कहता है कि तुम पागल हो गई हो, आखिर कैसी बातें कर रही हो, अरे तुम्हें कम से कम घर देखना चाहिए था, मैं तो यहाँ पढ़ाई में हूँ, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि तुमसे जानबूझ करके दूर रह रहा हूँ, मैं कुछ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारे हित की बात सोच रहा हूँ, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो फिर तुम्हें कितना सुख होगा, कितना ऐशो आराम होंगे, कितनी अच्छी वीआईपी जिंदगी कटेगी, तुम उस बारे में नहीं सोच रही हो, केवल मेरे साथ रहने का विचार बना रही हो। दीपिका कहती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन संजय उसकी बात नहीं सुनता है और फिर दीपिका उससे तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद में वो एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। इधर तो वो अपनी एक बड़ी बहन होती है उसकी, संजय की, वो अपनी बड़ी बहन को ससुराल से बुला लेता है और कभी कभी कह देता है कि तुम माँ बाप की देख रेख कर दो। तब वो उसकी बड़ी बहन संजय की आती है और कुछ दिन अपने माँ बाप की देख रेख करती है, फिर वो चली जाती है। इस प्रकार से टाइम बीतने लगता है और इधर संजय भी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और उधर संजय की जो पत्नी तलाक ले चुकी थी, उसका मन जो था वो लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट था और वो लड़कों के चक्कर में पड़ने लगी थी, क्योंकि उसने सोचा कि पति मेरा है नहीं, मेरी तलाक हो चुकी है, अब मुझे कहीं ना कहीं तो घर देखना है, कहीं ना कहीं तो किसी के पास जाना है। फिर वो एक ऐसे ही आवारा लड़के के चक्कर में पड़ जाती है और वो लड़का उसे अपनी बातों में बहका करके वहां से ले जाता है, भगा ले जाता है और एक शहर में जाकर के रहने लगता है। उस दीपिका के जो माता पिता हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, काफी ढूंढने का प्रयास करते हैं दीपिका को, लेकिन दीपिका कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं नहीं मिलती है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो उसे ढूंढना ही बंद कर देते हैं। इस प्रकार से काफी समय बीतता चला जाता है और इधर जो संजय था वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके लिए एक जॉब मिल जाती है सरकारी। वो अच्छी मेहनत करता है, अच्छे एग्जाम देता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो वो सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है। सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के बाद में और इधर जो दीपिका थी जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, वो प्रेमी उसे छोड़ करके भाग गया था, अब वो अकेली रह गई। अब वो दर दर भटक रही है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि घर जा नहीं सकती, पति से तलाक हो गई है और माँ बाप के पास जाऊंगी तो माँ बाप भी मुझे वहां से भगा देंगे, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया और पति की बात नहीं मानी थी, उन्हें छोड़ करके मैंने तलाक ले लिया था। अब मैं क्या करूं, मैंने जिस पर भरोसा किया था वो इंसान ही मुझे छोड़ करके भाग गया, वो इंसान मुझे रास्ते में धोखा दे गया। अब मुझे अपनी जिंदगी स्वयं काटनी है। अब मैं किसी व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगी, ना ही किसी पर भरोसा करूंगी, क्योंकि ये समाज जो है ना, ये विश्वास के लायक नहीं है। यहाँ लोग केवल अपना मतलब पूरा करते हैं, हल निकालते हैं अपना और बस यूज करने के बाद छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपने पति से दूर हो गई, अपने माँ बाप से भी दूर हो गई। अब वो कुछ काम उसे नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो स्टेशन पर पहुंच जाती है और स्टेशन पर जाकर के कुली का काम करने लगती है। वहां बहुत सारी महिलाएं थीं स्टेशन पर, वो सब कुली का काम कर रही थीं, तो वो सोचती है कि चलो मैं भी यहाँ कुली का काम कर लेती हूँ। तब वो वहां के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनसे बात करती है और वो कुली का काम करने लगती है। इससे संजय जब सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है, तब वो जहां पढ़ रहा था वहां से अपना सारा सामान बांधता है और फिर अपना रिजर्वेशन करा के ट्रेन से घर वापस आने लगता है। और जैसे ही वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन होती है उस पर आकर के उतरता है, तो एक महिला कुली को देखता है और फिर वो आवाज लगाता है कि महिला कुली, हमारा ये सामान
बाहर स्टेशन के पहुंचा दो, टेम्पो स्टैंड तक, कितना पैसा लोगी। जब ये बात सुनकर के वो महिला कुली उस संजय की तरफ जब मुड़ करके देखती है तो फिर वो एकदम से चौंक जाती है, हक्की बक्की रह जाती है। और संजय जब उस महिला की तरफ देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो महिला कुली कोई और नहीं थी, उसी सीबीआई इंस्पेक्टर संजय की तलाकशुदा पत्नी थी, जो उसे छोड़ करके मायके चली गई थी और अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। आज वो स्टेशन पर कुली का काम करने लगी। लेकिन संजय जब उसे देखता है तो पूछता है कि आखिर दीपिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मतलब अपने मायके चली गई थी और तुम हमारे घर को छोड़ करके, लेकिन यहाँ कुली का काम किस बदौलत तुम्हें करना पड़ा? क्या परेशानी तुम पर आ गई या कोई दिक्कत आ गई? तब वो रोने लगती है और हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि संजय मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उसे अकल नहीं आती, और मेरे जब तक ठोकर नहीं लगी थी तब तक मैंने ना तो तुम्हारी बात मानी थी, ना अपने माँ बाप की बात मानी थी, ना तुम्हारे माँ बाप की बात मानी थी, और मैं अपने मन की करती रही। लेकिन अब मुझे ठोकर लग चुकी है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। हंसती खेलती जिंदगी थी मेरी, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मैंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके अपना सारा सुख नष्ट कर लिया। संजय कहता है कि आखिर बात बताओ, बात क्या हुई जो तुम इस स्टेशन पर आ गई और यहाँ कुली का काम कर रही हो, मजदूरी का काम कर रही हो? तब दीपिका कहती है कि संजय, जब मैं तुमसे तलाक लेने के बाद अपने मायके चली गई थी तो वहां एक लड़के से मुझे प्रेम हो गया था, क्योंकि मैं अकेली थी बिल्कुल और अकेलापन महसूस कर रही थी। तुम भी मेरे पास नहीं थे और दूसरा कोई सहारा नहीं था। तब मैं एक लड़के से प्रेम करने लगी थी और वो लड़का मुझे लेकर के दूसरे शहर में चला गया था और कुछ दिन उसने मेरे साथ अपना टाइम पास किया और मेरा दुरुपयोग किया, मेरा शोषण किया, और उसके बाद मुझे छोड़ करके वो भाग गया। उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। लेकिन मैं अकेली पड़ गई, शर्म की वजह से माँ बाप के पास लौट करके नहीं गई, ना तुम्हारे पास आई, और तुमसे तो तलाक ही हो चुका था। इस वजह से मैं परेशान हो गई और फिर मुझे कोई काम धंधा नहीं मिला, तो मैंने जुगाड़ तिगाड़ करके इस स्टेशन पर कुली का काम करने लगी हूँ। इससे मेरी जीविका चल रही है। यहीं पड़ोस में मेरा एक रूम है, मैंने किराए पे ले लिया है, बस उसी से मेरी जीविका चलती है। संजय कहते हैं कि इंसान बिन विचारे जो करता है पाछे पर पछताता है। हमने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारे समझ में एक बात नहीं आई। तुम्हें तो केवल बस एक ही जिद थी कि तुम रहोगी तो मेरे साथ रहोगी, अन्यथा रहोगी नहीं। अब तुम किसके साथ रह रही हो? ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, पैरों पे गिर जाती है कि संजय, अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे हवाले हूं मैं। चाहे तो मुझे अपने से दूर कर दो, चाहे अपने पास रख लो, लेकिन अब मैं आपसे जोर तो नहीं दे सकती। आप पर मेरा अधिकार तो नहीं है कुछ कहने का, लेकिन आपके दिल में अगर दया हो, कुछ इंसानियत हो, तो आप सोच सकते हो मेरे बारे में। तब वह संजय अपने माँ बाप को फोन लगाता है और सारी हकीकत बताता है कि दीपिका ऐसे ऐसे स्टेशन पर मुझे मिल गई है। तब वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, बहू को घर ले आओ, उसके बाद बैठ कर के बात करते हैं। तब वो दीपिका को अपने साथ ले जाता है और फिर उसके माता पिता सामने बैठे होते हैं और वो एकदम से दौड़ करके अपने सास ससुर के दीपिका पैर पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगती है। तब वो कहते हैं ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, तुमसे भी गलती हो गई। उस समय तुमने सोचा विचारा नहीं था, उस समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं मिली थी देखने के लिए, इसलिए तुमने सुखों का त्याग कर दिया था। जो इंसान परेशानियों को झेलता है वो जानता है कि सुख और दुख में अंतर क्या होता है। तुमने कभी दुख नहीं देखे थे, इसलिए तुमने इस परिवार को छोड़ दिया था। अब तुम्हें जब दुख देखने को मिल गए तो तुम स्वयं अपने आप इस परिवार के शरण में आ गई। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम शरण में आए हुए व्यक्ति को धिक्कारें नहीं, उसे अपना लें। इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं और अपनाते हैं। और संजय से कहते हैं, संजय के माता पिता, बेटा तुम भी इसे माफ कर दो और अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। संजय माँ बाप की बात मान लेता है और दीपिका को अपने घर रख लेता है और वो फिर वहां से उसकी दूसरी जगह ड्यूटी लग जाती है और फिर वो अपने माँ बाप और पत्नी को लेकर के रूम पर रहने लगता है और वहां से ड्यूटी करने लगता है और अच्छे से वो अपनी जीविका चलाने लगता है और अच्छे से उनका परिवार पुनः हंसी खुशी से वो रहने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना, किसी को उकसाना, भावुक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि पति को हमेशा हौसला देना चाहिए कि पति हमेशा आगे बढ़े, अच्छे बुलंदियों के काम करे और समाज में नाम रोशन करे। उसका हौसला कम से कम परिवार के सदस्यों को बढ़ाना चाहिए और खासकर बीवी के लिए, क्योंकि बीवी
पति की संगिनी होती है और सुख दुख में साथ रहने का वादा करके आती है, वचन दे करके आती है। और पत्नी ही पति को अगर आगे बढ़ने से रोकेगी तो फिर उसे हौसला कौन देगा, उसे आगे बढ़ने की राह कौन देगा, उसे रास्ता कौन बताएगा। इसलिए पत्नी को हमेशा पति का सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने का उसे हौसला देना चाहिए और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए और सास ससुर की सेवा करना चाहिए। इस कहानी का यही उद्देश्य है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।